Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you classification of fungi. यह टॉपिक आपका BSc फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है. सो लेट्स बी स्टार्ट. अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंजाई होता क्या है. तो फंगस जो होता है, फंजाई जो है वो लैटिन वर्ड फंगस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है मशरूम. और फंगस के हेट्रोजीनस ग्रुप, जो ऑर्गेनिज्म का हेट्रोजीनस ग्रुप है, उसके लिए यूज़ किया गया है. और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं. फंजाई ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई, जो कि ट्रू फंजाई है, उसको यूमाइकोटा भी कहा जाता है. अब बात आती है कि कितनी स्पीसीज़ लगभग फंजाई में आती हैं. तो लगभग 90,000 स्पीसीज़ फंजाई की पाई जाती हैं, जिनमें से हर साल 1700 न्यू स्पीसीज़ जिनमें और ऐड हो जाती हैं लगभग. अच्छा, इसका अभी जो मैंने वर्ड लिया था कि मशरूम कहा जाता है फंगस का, तो मोस्टली अगर दिमाग में आए तो ये मशरूम देखा होगा आपने, इस तरह का कुछ होता है. तो फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है तो मशरूम, जो कि एगैरिकस फंजाई है, उसकी जैसी ही बहुत कुछ होती है. इसलिए मोस्टली सबसे पहले तो फंजाई को मशरूम के आधार पर ही फंजाई कहा गया. अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. तो कुछ पुराने क्लासिफिकेशन भी दिए गए थे जो सबसे पहले दिए गए, क्योंकि फंजाई शुरू से ही मिला है प्लांट्स किंगडम में. ये लोअर प्लांट किंगडम का मेंबर है. तो ओल्ड क्लासिफिकेशन की अगर अब बात करते हैं तो कार्लिनियस, जो कि 1707 to 1778, जिनको कैरोलस लिनियस भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है. तो इन्होंने क्या कि जो भी प्लांट्स इनको मिले थे और एनिमल्स जो कि लाइव मतलब जीवित थे, और कुछ प्लांट्स ऐसे जो कि बिना सेक्सुअल ऑर्गन्स के थे. मीन्स मोस्टली इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नंबर ऑफ स्टेमन्स के बेस पर था. लेकिन फंजाई ऐसा ग्रुप है, इसके अलावा मतलब उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ स्टेमन्स के आधार पे दिया था, उसकी 24th क्लास का नाम, जो 24th नंबर की क्लास थी, उसका नाम था क्रिप्टोगेमिया. तो वो क्रिप्टोगेमिया क्लास में इन्होंने किनको रखा, जिनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते. क्रिप्टो मीन्स उन्होंने क्रिप्टोगेमिया में उन प्लांट्स को रखा, फ्लावरिंग प्लांट्स को, जिनमें फ्लावर्स एब्सेंट होता है. तो लाइकेस, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, इन सभी में फ्लावर नहीं थे. तो इन्होंने क्या किया कि ये सारे ही जो भी लोअर किंगडम के प्लांट्स थे उनको क्रिप्टोगेमिया में क्लास में रख दिया. तो जो इन्होंने ये क्रिप्टोगेमिया क्लास बताई थी, इस पर इन्होंने लाइकेस, फंजाई और मॉसेस और फर्न्स को रखा, क्योंकि उनमें फ्लावर्स नहीं थे. तो फंजाई जो है वो उनके क्लासिफिकेशन में प्रिमिटिव प्लांट्स में सबसे नीचे रखे गए थे. अब बात करते हैं ओल्ड में विटकर का भी क्लासिफिकेशन आया था. 1969 में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था. उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था. वो 5 किंगडम क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया. तो इन्होंने जो ये 1969 में क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने फंजाई को एक अलग ग्रुप पे रखा
प्लांटी और एनिमेलिया के बीच में। अब इनका 5 किंगडम सिस्टम अगर देखें तो जो ऑल ऑर्गेनिज्म थे जिनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे, उनको उन्होंने यूकैरिया में, जिसको यूकैरियोटा भी कहते, यूकैरिया में रखा। इसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे वो बिल्कुल फेयरली अलग अलग उन्होंने डिवाइड किए, और फंजाई उनको भी सभी किंगडम से अलग, बिल्कुल अन्य किंगडम से बिल्कुल अलग स्पेस दिया। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो कि डंपिंग ग्राउंड का था, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें कोई वो जो यूकैरियोटिक किंगडम के वो फिट नहीं हो रहे थे ऑर्गेनिज्म, मतलब वो उसमें नहीं आ रहे थे। तो ये मैंने विटकर का आपको देखिए दिखाया भी है। इसको अगर आप जूम करके देखें तो ये देखिए क्लियर दिख रहा है। ये मोनेरा में साइनोफाइटा और बैक्टीरिया रखे गए, और फिर ये प्रोटिस्टा में इन्होंने सार्कोडाइना और ये सब जो भी थे वो रखे। इसके बाद एनिमेलिया में सारा एनिमल्स का, फंजाई में इन्होंने ओमाइसिटीज़, चिट्रिडमाइसिटीज़ और आपका बेसिडियोमाइसिटीज़ और ये जाइगोमाइसिटीज़, ये सब डिवाइड किया। क्लियर? अब ये विटकर का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो मोनेरा में कैरेक्टरिस्टिक थे प्रोकैरियोटिक के, तो उसमें बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिस रखे। प्रोटिस्टा का यूकैरियोसाइट था कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें प्रोटोजोआज आ गए सारे। फिर फंजाई भी यूकैरियोसाइट थे जिनमें ओनली फंजाई, केवल फंजाई रखा गया। ये देखिए मैंने सर्किल से क्लियर भी किया है, केवल फंजाई रखा गया। फिर प्लांट्स भी यूकैरियोसाइट थे जिसमें प्लांट्स सारे और मॉस सभी आ गए। और फिर एनिमल में लिया था जो इसमें एनिमल्स थे, तो एनिमल्स में आर्थ्रोपोड्स, मैमल्स, मैन, ये सभी। अब ये तो हो गए थे ओल्ड वाले। अब इसके बाद आए मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लगभग जैसे इन्होंने पैटरसन एंड सॉजिन ने 1992 में इन्होंने क्या किया, 7 किंगडम्स डिवाइड किए जो कि लोअर प्लांट किंगडम के मेंबर थे उनका। पहला था यूबैक्टीरिया, दूसरा आर्चीबैक्टीरिया, तीसरा एनिमेलिया, चौथा प्लांटी यूमाइकोटा, फिर स्ट्रेमेनोपाइला, फिर है प्रोटोसिटिस्टा जिसमें प्रोटोजोआ वगैरह आ गए। तो इन्होंने ये 7 किंगडम्स में पूरा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसको क्लासिफाइड कर दिया। अब कुछ और भी सिस्टम्स थे जो फंजाई के क्लासिफिकेशन में आए, जैसे कि 1860 में जो क्लासिफिकेशन दिया था, तो HOGG मीन्स होता है, इन्होंने प्रोटोस्टिस्टा टर्म यूज़ किया था फंजाई और प्लांट्स और एनिमल्स इन सब के लिए। और इस किंगडम में इन्होंने मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे, और उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यानी उस किंगडम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, माइकोटा एंड मोनेरा, जो कि थे प्रोकैरियोट्स, एंड प्रोटोस्टिस्टा में इन्होंने यूकैरियोट्स रखे। क्लियर? अब इसके बाद 1947 में वॉल्फ एंड वॉल्फ ने एक दिया अपना क्लासिफिकेशन नया। वो क्या, किस पर बेस्ड था, माइक्रोस्कोपिक जो
स्टडी करने में, जिनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक थी, जिनका मतलब आप समझ सकते हैं, जिनकी संरचना बहुत ही जटिल थी, जिनकी स्टडी माइक्रोस्कोप द्वारा भी करना कठिन हो रहा था, ऐसी उसको उन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद ये तो मैं बता ही चुकी थी 1969 में, जो कि विटकर ने फंजाई को एक अलग ही किंगडम में रखा था। तो फिर आया 1998 में, उसमें मार्गुलिस एंड स्वर्ट्स ने एक उनका जो फंजाई का था वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया और 5 किंगडम में इन्होंने भी डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटोस्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोट्स रखे, जैसा मैंने यहाँ नोट कर रखा है। और प्रोकैरियोट्स कौन थे? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबको मोनेरा में रखा। प्रोटोस्टिस्टा में इन्होंने यूकैरियोट्स रखे, जो कि प्रोटोजोआ और अदर यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म थे, जो कि वाटर मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स या स्लाइम नेट्स की तरह पाए गए थे। इसके बाद इन्होंने फंजाई एक अलग ग्रुप बनाया, किंगडम बनाया, जो कि यूकैरियोट्स था। और फंजाई किंगडम में उन प्लांट्स को, ग्रुप को रखा जिन ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला का भी अभाव था, उनमें सिर्फ स्पोर्स बनते थे, और इसके अलावा उनमें क्लोरोफिल का भी अभाव था। अब नेक्स्ट इन्होंने एक प्लांटी ग्रुप बनाया। प्लांटी ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि यूकैरियोट्स नेचर के तो थे ही, और उनमें एम्ब्रियोज डेवलप होते थे, जैसे कि लिवरवर्ट्स, मॉस या वेस्कुलर प्लांट्स। क्लियर? अब लास्ट इन्होंने एनिमेलिया बनाया, जो कि उन ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप पे रखा जो कि ब्लास्टुला से डेवलप होते थे, जैसे कि स्पंजेस, वर्म्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मैमल्स। तो इस तरह से ये आपका न्यू वाला सिस्टम का हुआ। अब मार्गुलिस और जो स्वर्ट्स ने 1998 में क्लासिफिकेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग फंजाई 3 फाइलम में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। और जो चिट्रिड्स, जो कि अब जो बिल्कुल रिसेंटली आया, तो उसमें चिट्रिड्स भी फंजाई का ग्रुप है, तो उसको किंगडम प्रोक्टिस्टा में रख दिया गया। ठीक। और ड्यूटेरोमाइकोटा, जो कि कहे जाते इम्परफेक्ट फंजाई, तो उनका रिलेशन एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा से बहुत करीब था, तो उनको उनके साथ ही रख दिया गया। और लाइकिन को फाइलम एस्कोमाइकोटा में रखा गया। क्लियर? तो इस तरह से मार्गुलिस और स्वर्ट्स का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लासिफिकेशन समझाया। उसके बाद और भी क्लासिफिकेशन आए, जैसे मूरे का आया, फेयर का आया, और उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई सबको अलग अलग उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग सेपरेट ग्रुप में रखा गया। ये जो प्लांट्स थे उनमें फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था, जो कि फूड प्रोड्यूस करते थे। एनिमल्स थे वो उनमें क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया था, जो कि आंतरिक जो डाइजेशन प्रोसेस है वो करके, और क्या बनाता था? एनर्जी, इसीलिए उसको पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है। और लास्ट ये फंजाई में वो ऑर्गेनिज्म रखे जो कि फूड सोर्स के लिए एंजाइम एक्सक्रीट करते हैं और
जो बाहरी उन्हें जो भी मिलता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। बाहरी मीन्स जिस भी होस्ट पर वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। फिर एंसवर्थ ने क्लासिफिकेशन जो दिया, जो कि सबसे ज़्यादा मान्य हो रहा है इस समय, वो G.C. एंसवर्थ थे, माइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने 1966 में अपना सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद उस पर कई बार करेक्शन किया, तो 71 में अपना करेक्शन करके जो क्लासिफिकेशन दिया, फिर 73 में उसको मैन्युस्क्रिप्ट किया। तो उनके अकॉर्डिंग जो ऑल फंजाई थे उनको उन्होंने किंगडम माइकोटा नाम दिया। तो जो ये G.C. एंसवर्थ ने क्लासिफिकेशन दिया, तो वो उन्होंने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया। फर्स्ट डिवीज़न था मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में सारे स्लाइम मोल्ड्स आ गए। और दूसरा डिवीज़न था यूमाइकोटा, जिसमें कि सारी ट्रू फंजाइस आ गई। अब मिक्सोमाइकोटा को जो था, तो मिक्सोमाइकोटा में 4 सब डिवीज़न हुए। वो थे एक्रेसियोमाइसिटीज़, जिसमें सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स रखे गए, मीन्स उनमें जो आपका रिप्रोडक्शन के पहले स्यूडोप्लाज्मोडियम बनता था, और एसिमिलेटिव फेज़ भी थी। एसिमिलेटिव फेज़ मीन्स कह सकते हो आप एक साथ एग्रीगेट होकर एक फॉर्म बनाना, उसी को स्यूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो मैं फर्स्ट डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा की बात करी, तो उस पर सेकेंड पार्ट था हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़। हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़ में स्लाइम्स जो स्लाइमी थे वो नेटवर्क लाइक थे, और वो नेटवर्क लाइक भी प्लाज्मोडियम फॉर्म करते थे, जो कि मोस्टली पैरासाइटिक फॉर्म में थे। किस पर? मैराइन प्लांट्स पर। नेक्स्ट उसके बाद आए मिक्सोमाइसिटीज़। मिक्सोमाइसिटीज़ में ट्रू प्लाज्मोडियम बनता था, वो भी फ्री लिविंग थे और सेप्रोफिटिक थे। और चौथा उनका जो डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा का सब डिवीज़न है, वो है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़, जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासिटिक जो फॉर्म में था फंजाई, तो वो किस में था? होस्ट प्लांट्स की सेल्स के अंदर था। क्लियर? तो इस तरह से ये स्लाइम मोल्ड्स 4 सब डिवीज़न में था। फिर जो ये डिवीज़न सेकंड है यूमाइकोटा, तो यूमाइकोटा में को उन्होंने 5 सब डिवीज़न में डिवाइड किया। तो वो 5 सब डिवीज़न है। पहला तो मैस्टिगोमाइकोटिना, ये मैस्टिगोमाइकोटिना। तो मैस्टिगोमाइकोटिना में टोटल 3 आपकी क्लासेस आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? चिट्रीडियोमाइसिटीज़, हाइफोचिट्रीडियोमाइसिटीज़। तो जो ये यूमाइकोटा डिवीज़न है, इसको 5 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया। पहला मैस्टिगोमाइकोटिना, दूसरा जाइगोमाइकोटिना, तीसरा एस्कोमाइकोटिना, चौथा बेसिडियोमाइकोटिना और पांचवा ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो जो मैस्टिगोमाइकोटिना है उसको भी 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया। वो 3 क्लासेस हैं। पहली है चिट्रीडियोमाइसिटीज़, जिसमें प्रायः यूनिसेलुलर फंजाई रखी गई, और इनमें सिंगल जूस फ्लैजिला वाला, जो कि या वो विपलेस फ्लैजिला, जो सिंगल फ्लैजिला था, वो पोस्टीरियर एंड पर यानी पश्च सिरे पर लगा हुआ सिंगल फ्लैजिला पाया जाता था। ऐसे जूस्पोर्स थे चिट्रीडियोमाइसिटीज़ में। फिर हाइफोचिट्रीडियोमाइसिटीज़ एक क्लास हुई, जिसमें प्रायः यूनिसेलुलर वो फंजाई थे जिनके जूस्पोर्स में सिंगल फ्लैजिला तो था, लेकिन वो कैसा था? टिंसेल फ्लैजिला और एंटीरियर साइड यानी अग्र सिरे की ओर लगा था। और तीसरी क्लास थी ऊमाइसिटीज़। तो ऊमाइसिटीज़ में
सामान्यतः जो माइसीलिया था उस पे जो जू स्पोर्स बनते थे वो पोस्टीरियर फ्लैजला आपका वेबलेस फ्लैजला था जिसकी स्मूथ वॉल्ड होती है, मैंने पहले भी बताया था। और जो दूसरा फ्लैजला था वो एंटीरियर एंड पर लगा हुआ था और वो टिंसल टाइप का था। तो इस तरह से बाई फ्लैजलेट नेचर का जू स्पोर्स बनता है oomaicetys में। अब सब डिवीज़न दूसरा वाला देखें, ज़ाइगोमाइकोटिना। तो ज़ाइगोमाइकोटिना में ये दूसरा है ज़ाइगोमाइकोटिना। ज़ाइगोमाइटिना में भी दो क्लासेस आती हैं, ज़ाइगोमाइसिटीज़ और ट्राइकोमाइसिटीज़। तो ज़ाइगोमाइसिटीज़ में क्या था, जो माइसीलियम था वो होस्ट टिश्यू में इमर्ज्ड था, ठीक। और सामान्यतः सेप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी, यानी जो डेड ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं पर अपनी लाइफ स्पेंड करता था। और कभी कभी पैरासिटिक भी था। तो और दूसरा जो क्लास थी ट्राइकोमाइसिटीज़। तो ट्राइकोमाइसिटीज़ में क्या था, माइसीलियम जो था वो होस्ट टिश्यू में इमर्ज्ड नहीं था और प्रायः पैरासिटिक था, किस पर, ऑर्थोपोड्स पर। तो जो ट्राइकोमाइसिटीज़ ग्रुप की क्लास की फंजाई थी वो मोस्टली आर्थोपोड्स पर पैरासिटिक फॉर्म में रहती थी। अब नेक्स्ट आपका थर्ड वाला है एस्कोमाइकोटिना। तो एस्कोमाइकोटिना जो आपका सब डिवीज़न है इसमें 6 क्लासेस आई। वो 6 क्लासेस कौन कौन सी थी, पहली थी हेमी एस्कोमाइसिटीज़। तो हेमी एस्कोमाइसिटीज़ में क्या था, एसाई जो थे वो नेकेड थे, यानी उनमें एस्कोकार्प या एस्कोजीनस हाइफी नहीं था। अब दूसरी वाली क्लास आई लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़। लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ में क्या था, एसाई बाइट्यूनिकेट थे, यानी एस्कोकार्प जो था वो एस्कोस्ट्रोमा से बनता था, क्लियर। अब नेक्स्ट आया प्लैक्टोमाइसिटीज़। तो जो प्लैक्टोमाइसिटीज़ क्लास है उसमें एसाई ट्यूनिकेट थे और इनमें जो आपका फ्रूटिंग बॉडी थी वो क्लिस्टोथीसियम टाइप की थी। इसके बाद आता है चौथी वाली क्लास लेबुलबेनियोमाइसिटीज़। लेबुलबेनियोमाइसिटीज़ तो उनकी फ्रूटी बॉडी जो थी वो पैरीथीसियम टाइप की थी, एसाई यूनिट्यूनिकेट थे और वो एक्सोपैरासाइट्स थे ऑर्थोपोड्स के। मतलब एक्सोपैरासाइट्स मीन्स जो बाहर की ओर से पैरासाइट्स पाए जाते हैं ऑर्थोपोड्स के ऊपर, उनको एक्सोपैरासाइट्स कहेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास थी पाइरेनोमाइसिटीज़। तो पाइरेनोमाइसिटीज़ में क्या था कि फ्रूटिंग बॉडी जो थी वो पैरीथीसियम टाइप की थी और एसाई यूनिट्यूनिकेट थे। और जो आपका लास्ट वाली क्लास है डिस्कोमाइसिटीज़, उसमें फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम टाइप की थी और एसाई जो थे यूनिट्यूनिकेट थे और एपिकल पोर ओपरकुलेट था, मीन्स ऊपर की तरफ उसमें एक छिद्र पाया जाता था, जिसको जैसे कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है तो ये ऊपर की तरफ जो पोर पाया जाता है इसको ओपरकुलेट कहते हैं। चौथा वाली जो सब डिवीज़न है बेसिडियोमाइकोटिना। तो ये देखिए बेसिडियोमाइकोटिना में क्या है कि इसमें 3 क्लासेस आई। वो 3 क्लासेस कौन सी हैं, टिलियोमाइसिटीज़, हाइमेनोमाइसिटीज़ और तीसरी थी आपकी गैस्टेरोमाइसिटीज़। तो जो टिलियोमाइसिटीज़ थी उसमें बेसिडियोकार्प का अभाव है और टिलियोस्पोर्स बनते हैं जो कि सोराई में या होस्ट टिश्यू में बिखरे हुए पाए जाते हैं। और हाइमेनोमाइसिटीज़ में क्या था, बेसिडियोकार्प प्रेजेंट होता है और बेसिडिया हाइमेनियम में अरेंज्ड होते हैं और जो कि पूरी तरह से या
कुछ पार्ट उनका मैच्योरिटी पर एक्सपोज्ड हो जाता है, मीन्स खुल जाता है आप कह सकते हो। फिर गैस्टेरोमाइसिटीज़, गैस्टेरोमाइसिटीज़ क्लास में जो मेंबर्स थे उनमें भी बेसिडियो कार्प प्रेजेंट था। बेसिडिया हाइमेनियम में अरेंज थे और बेसिडियो कार्प के बहुत ही करीब थे और बेसिडिया असेप्टेड थे। सब डिवीज़न, अब बात आती है लास्ट सब डिवीज़न की, ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत भी 3 क्लासेस आती हैं। वो 3 क्लासेस है ब्लास्टोमाइसिटीज़। ब्लास्टोमाइसिटीज़ में किस तरह की फंजाई थी, जिनमें ट्रू माइसीलियम का अभाव था और जो बडिंग सेल्स थी वो प्रोमाइसीलियम के साथ या प्रोमाइसीलियम के बिना प्रेजेंट थी। नेक्स्ट है हाइफोमाइसिटीज़। तो जो हाइफोमाइसिटीज़ क्लास है ड्यूटेरोमाइकोटिना की, तो उसमें माइसीलियम तो था लेकिन वो उसके साथ साथ उसमें जो हाइफी थे उन पर कोनिडियोफोर्स बनते थे, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया होता था और जो कंडीशन थी उनकी वो स्टेराइल कही जाएगी। फिर लास्ट है सीलोमाइसिटीज़। तो सीलोमाइसिटीज़ में भी माइसीलियम प्रेजेंट था बट असेक्सुअल स्पोर पिक्नीडिया में बनते थे। पिक्नीडियम में बनने के कारण उनको पिक्नीडिया भी कहा जाता था, जो कि असेक्सुअल स्पोर्स के मल्टी सेलुलर फॉर्म है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी आपको, उसमें क्या कहते हैं आपका जो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है फंजाई का वो बताऊँगी।